नमस्कार सर जी सर। आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने बताया था पहले इसमें मौर्य काल में जो हमारी राज व्यवस्था थी, उसमें जो सबसे पहला पद था वो राजा को ही माना गया था। ठीक है। वही व्यवस्था हमने धीरे धीरे गुप्तकालीन व्यवस्था में भी धारण की है, क्योंकि मौर्य काल व्यवस्था भी जो व्यवस्था थी वो बहुत उत्तम व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। क्योंकि मैं उसमें बताया था कि 18 विभाग जो केंद्र के पास थे उनमें सब शासन व्यवस्था विभक्त थी। ठीक है। तो चलो मैं 5 मिनट में अभी जुड़ रहा हूँ सर का फोन कॉल आ गया। जी रजत बाबू, कैसे हाल है? अरे रवि, ये तो भाग गए सारे। आज भाई टाइम से कैसे? रिकॉर्ड हो रही है क्लास। क्लास रिकॉर्ड हो हाँ, रही तो है। क्लास में पूछ नहीं सकते कैसे हाल है? भाई माइक तो चालू कर ले। अरे अपने इसमें 6 ही लोग आते हैं बस। दो, एक दो तीन चार पाँच, तीन चार पाँच। और सब क्यों नहीं आते भाई क्लास में? हाँ भाई रजत। हंसने से काम नहीं चलेगा यार। क्लास में और भी तो सब है, और क्यों नहीं लेते भाई क्लास? हाँ भाई रजत।
हेलो हेलो, कोई यस सर। बस आप ही हो और कोई भी है? राजा, हेलो, चलो। जी सर। जी सर। अच्छा, चलो शुरू करते हैं फिर वहां से, कुछ काम आ गया सर फिर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही आवाज क्लियर? नहीं सर सर। आवाज तो आ रही है पीछे से, थोड़ा हवा का प्रेशर ज्यादा है, आवाज उसकी ज्यादा आ रही है। अरे इसी ज्यादा आवाज है, अब पहले से बंद कर। अब हाँ जी अब सर, ठीक, ठीक अब है। ठीक आ रही है। हाँ जी सर। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारा मौर्य काल था, अब भी ठीक नहीं आ रहा। नहीं सर, फटी फटी सी आ रही है। हेलो, कुछ सुधार हुआ आवाज में? हाँ थोड़ा सुधार है सर। अब थोड़ा सुधार है। तो आप लोग, रजत तो चला गया मेरे हिसाब से, निकल गए। चलो, कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि हमने जो अपना ऐतिहासिक कालखंड है, मतलब वह भारतीय प्रशासन का, इसको हमने 5-6 भागों में विभक्त किया था। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा था वो प्राचीन काल था, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ठीक। और पवन सर ने भी उसी पे ही आपको काफी कुछ समझाया होगा। ठीक है। और उसके बाद में गुप्त काल, जो एक पीरियड होता है शासन प्रशासन का, कि किस किस प्रकार भारतीय शासन व्यवस्था उस समय में रही। तो उसमें काफी अच्छा हमारी शासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्र सरकार की 18 विभाग बताए गए थे, जो मतलब गुप्त काल में थे। ठीक है। गुप्त काल में नहीं, मौर्य काल में थे। मौर्य काल भी 3-4 उसमें विभागों में बांटा था ना। एक तो वैदिक काल में बांटा था, एक उत्तर वैदिक काल में बांटा था, एक महाकाल में बांटा था, और एक मौर्य काल में बांटा था। तो मौर्य काल की व्यवस्था, क्योंकि पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी महाभारत काल से, मतलब ऋग्वेद से, उस समय तो वही हमारी व्यवस्था थी कि कोई ज्ञात तो है नहीं सब चीजें, बस कहीं सुनी है, पढ़ी है, लिखी है। वे चीजें है कि हम ये मानते हैं कि जब भी शासन व्यवस्था हमारी, राजा को सबसे बड़ा माना गया था, और गणतंत्र के हिसाब से हम राजा का चुनाव करते थे। हमारे देश में गणतंत्र की प्रणाली थी। ठीक है। तो पर धीरे धीरे व्यवस्था बदलती हुई है, उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जो राजा का पद था वो वंशानुगत हो गया। ठीक। वंशानुगत हो गया तो उसके बाद में क्या होता है कि राजा के कार्य के सहयोग के लिए विभिन्न मंत्री अमात्य अपना काम करने लगे। ठीक। उसका सहयोग करने के लिए विभिन्न विभागों की संरचनाएं हुई। महाकाव्य में भी आपने देखा होगा, महाभारत कालीन व्यवस्था देखे, अगर हम रामायण कालीन व्यवस्था देखे, तो उसमें भी व्यवस्था क्या थी कि राजा सर्वोपरि था। ठीक। पर फिर भी कहीं ना कहीं उस पर धर्म का अधिकार था। धार्मिक कार्य के लिए वो अलग से उसको इजाजत लेनी पड़ती थी। पर जो और सब प्रशासन के कार्य थे, जो जनता को सबसे मेन कार्य ये था, जो प्रजा है हमारी, उसके जो सुख सुविधा में कोई कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने निचले स्तर तक एक शासन व्यवस्था बना रखी थी। ठीक। और मैं इसलिए मोटा मोटा बता रहा है कि मैं पढ़ा चुका राजा पहले। ठीक। विस्तार से इस पे क्लास हो चुकी, तो आज इसलिए मैं मोटा मोटा बता रहा कि फिर मौर्य काल आता है हमारा, जो सबसे हमारे प्राचीन व्यवस्था है जो हमारी शासन की, उसमें मौर्य काल सबसे सुसंगठित व्यवस्था प्रदान करता है। सर ये पवन सर ने बताया था, स्टार्टिंग से उन्होंने अंग्रेजों के बारे में बताया था, कॉलोनियल और ये सब पीरियड स्टार्टिंग से उन्होंने इतना नहीं बताया क्लियरली। ये और अब जो आप बता रहे हैं कि मौर्य काल, गुप्त काल, या मैं आपको मुगल काल पे लेकर होऊंगा इस टॉपिक में। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि मुगल काल से
हमारी फिर व्यवस्था जो है, जो आज हमें वर्तमान में मिल रही है, मुगल काल वाली व्यवस्था हमें आज के वर्तमान काल में मिल रही है और ब्रिटिश पीरियड वाली मिल रही है। ठीक है सर आप एक ये अपना माइक जो है थोड़ा पीछे करके बात करें, ऐसे नीचे कर लें थोड़ा, नहीं, ये तो कर आवाज लेता क्लियर आएगी। हूँ। अब ठीक है नहीं? और थोड़ा नीचे भी कर लेंगे, आवाज तो क्लियर आएगी। हाँ, मैं ये कह रहा कि जो हमारी व्यवस्था में एक इसका जो डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हम कहीं किसी चीज का शुरू करते हैं तो हम ये तो बताएंगे कि हमारे देश में कुछ व्यवस्था थी नहीं थी प्राचीन काल से, तो हम धीरे धीरे उसको उसका विकसित कैसे हो या किन कालखंडों में उसकी व्यवस्था क्या रही, इन पे तो बात करेंगे। तो ये बात मैं वहां से लेकर इसलिए चल रहा कि प्राचीन काल से ही कि हमारे यहाँ भाई जब ये वेदों में और उनमें कहीं पढ़ा लिखा या देखा उस व्यवस्था का वर्णन हम इसी आधार पर तो कर रहे हैं। क्योंकि उस समय शासन प्रशासन की पेपर का नाम क्या है हमारा? भारतीय प्रशासन, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम उसमें क्या देखेंगे कि शुरुआत तो अगर मैं इसकी करूं यहाँ से, या मुझे यहाँ से करनी चाहिए थी मुगल काल से। ठीक है, मुगल काल से इसलिए करनी चाहिए थी कि मुगल काल की बहुत सी चीजें हमारे प्रशासन में वर्तमान में है, और मुगल काल से जो आगे ब्रिटिश काल है उसकी हो जाएगा हमारे प्रशासन में अब व्यवस्था है। ठीक है, पर मैं इसलिए वहां से चला कि धीरे धीरे हमें ये तो पता होना चाहिए कि विभिन्न कालखंडों में हमारे देश की व्यवस्था कैसी रही, प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही, इसलिए मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। और उसके बाद में जैसे कल से मुगल काल शुरू करेंगे, उस मुगल काल में फिर हम अपनी, क्योंकि मुगल काल की बहुत सी चीजें आज भी हम व्यवहार में भाषा में प्रयोग करते हैं जो हमारे प्रशासन में होती है, और ब्रिटिश की तो हम करते हैं कि लगभग 60-70% चीजें। ठीक, पर जो एक चीज देखी जाए, जो ग्रामीण व्यवस्था हमारी, वो हमारी प्राचीन काल की है, क्योंकि प्राचीन काल में मौर्य काल में भी ग्रामीण व्यवस्था का जिक्र है, और जो गुप्त काल आएगा उसमें भी क्या कहते हैं, इसका जिक्र है ग्रामीण व्यवस्था का। तो हम ये भी देखेंगे कुछ व्यवस्था हमारी नीचे से भी तो पहले से जो है। ठीक है, तो मैं कहा था, मैं इस पे आया था कि इन कालखंडों में विभक्त किया गया है। ठीक, तो एक तो हो गया प्राचीन काल, जिसमें ये 4 चीजें मैंने बताई थी, ऋग्वेद वाली, उत्तर वैदिक वाली और माका और मौर्य काल। ठीक, फिर दूसरा जो कालखंड है वो गुप्त काल का हम लगाएंगे, मौर्य साम्राज्य के बाद में गुप्त वंश की स्थापना हुई। मैं यहाँ से आज बात अब शुरू करता हूँ। तो जो राज्य व्यवस्था थी उस दौरान, उसमें क्या था कि जो राजा का पद ही सबसे बड़ा माना गया, वंशानुगत पद था राजा का। ठीक है, राजा का वही पद सबसे बड़ा माना गया, प्रशासन में सारे अधिकार राजा में ही निहित थे। ठीक, और जो हमारी मौर्यकालीन व्यवस्था थी उसी को लगभग हमने अपने शासन प्रशासन में स्थापित किया था, परंतु समय के अनुसार कुछ उसमें परिवर्तन किए, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को और अच्छा मजबूत किया। ठीक है, तो सबसे पहला पद राजा का होगा, उसके लिए जो सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठन किया गया। ठीक है, संपूर्ण केंद्रीय शासन अनेक विभागों में विभाजित किया गया, जितना भी सेंटर मतलब एक केंद्रीय प्रशासन था जो राजा के आसपास रहता था, उसको एक उसमें विभक्त किया गया कि ये अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों के पास होंगे। ठीक है, और उसमें मंत्री अमात्य जैसे विभिन्न अधिकारी रखे गए। कुमार अमात्य जो मतलब अमात्य से निचले मंत्री आते थे, कुमार अमात्य और अधिकारी मंत्री, मतलब ये कई विभागों में उन्होंने विभक्त कर विभागों को अच्छी तरीके से सुसंगठित किया। ठीक है, और जो आंतरिक सुरक्षा होती थी उस समय की, उसके लिए जो पुलिस विभाग कहते हैं हम आज के समय में, उसके लिए उन्होंने एक अलग विभाग बनाया। ठीक, उस विभाग का जो विभाग अध्यक्ष था, आंतरिक सुरक्षा के विभाग अध्यक्ष था, उसको दंडपाशिक, जो दंड दे सके, दंडपाशिक उसको, जैसे आज सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जैसा प्रदेश स्तर पे मानो कि पुलिस का अधिकारी कौन होता है, डीजी।
ठीक। तो जो डीजी था वो उस समय का दंडपाशिक था। ठीक। तो इस प्रकार उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी अपना नियंत्रण रखने के लिए ये चीजें की। और अब आ गया कि भाई इतना बड़ा साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य भी, तो उसको कई इकाइयों में बांटा गया था। सबसे पहले जो इकाई थी वो प्रांत, जो हम अपना आज के हिसाब में ये कहते हैं स्टेट। ठीक। उस प्रांत के जो उसको उस टाइम भक्ति कहते थे, भक्ति। प्रांत का जो नाम था भक्ति। और जो उसका अध्यक्ष होता था, मतलब प्रशासनिक अधिकारी होता था, उसको भोगपति बोलते थे। ठीक। ये सबसे बड़ी इकाई थी केंद्र के बाद में, जो मतलब वो तो केंद्र पूरा साम्राज्य तो बच गया ये। और उसके बाद में अगर हम कोई दूसरा अधिकारी आएगा या दूसरा राजा के बाद में कोई शासक होगा किसी लेवल पे, तो वो ये प्रांत के हिसाब से, प्रांत में जो अधिकारी होता था, जो मतलब राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी को बनाता था, उसको भोगपति बोलते थे। ठीक है। उसके बाद में क्षेत्र प्रदेश, प्रांत के बाद में जो आता था क्षेत्र प्रदेश आता था, जो आज के समय की कमिश्नरी जिसको कहते हैं ना, कमिश्नरी। ठीक है। जिसमें 7-8 जिले आ जाए। ठीक है। तो उसको कहते थे क्षेत्र प्रदेश। उसके सारे काम वो देखता था, उसके निर्देशन में ही सारे कार्य वहां पे चलते थे। उसके बाद में आता है जनपद। ठीक है। नहीं, हाँ, जनपद का नाम मैं लिया, पर उसको विषय बोलते थे उस समय का। ठीक है। तो विषय जो होता था आज के जनपद या डिस्ट्रिक्ट के बराबर होता था। और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम स्तर की, जिसको ग्राम बोलते थे, जिसका अधिकारी ग्रामीण होता था। और इसमें क्या होता था, जो अब नीचे लेवल से देखे तो ग्रामीण जो अधिकारी होता था, उसकी सहायता के लिए एक ग्राम सभा होती थी। ठीक। जो उसको अपने कार्य करने के लिए बोलती थी। जो उस ग्राम सभा से वो अपने जो सबसे निचले स्तर की प्रजा थी या जो नागरिक थे, उनकी समस्या वो ऊपर पहुंचानी शुरू करता था। ठीक है। ये तो हो गई वहां की ये व्यवस्था। ठीक। और अगर देखा जाए तो बहुत सी चीजें जो मौर्य काल की थी वो इसमें रखी गई, और उसमें इन्होंने बहुत सुधार किया। उस सुधार के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को विद्वानों ने कहा कि अगर हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है जो गुप्त काल की व्यवस्था को बहुत उन्नत बताते हैं। ठीक है। तो ये व्यवस्था उस समय की थी, और उसके बारे में मतलब सामग्री भी प्राप्त हो जाती है। उसके बारे में किताबें भी, कुछ पर लेख क्योंकि बहुत से लेख, शिलालेख लिखे हुए हैं, सब कुछ व्यवस्था लिखी हुई है, तो उसके आधार पर हम ये बातें कह सकते हैं। अब इसके बाद में आता है इसमें राजपूत कालीन शासन प्रशासन व्यवस्था। ठीक है। इस व्यवस्था में हुआ क्या, चीजें तो इन्होंने वही ग्रहण की जो हमारी पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, परंतु इनका जो नियंत्रण था वो खो दिया। जो संगठित नियंत्रण था पूरे, कैसे मौर्य काल में और गुप्त काल में जैसे विभागों की संरचना की गई थी, जैसे मंत्री अमात्य की संरचना की गई थी, वह बदल गई। ठीक है। उस पर नियंत्रण नहीं रहा। और सबसे बड़ी से दौर की जो व्यवस्था की कहानी है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो मंत्री और अमात्य के सेनापति के पद थे वे भी वंशानुगत हो गए। ठीक। मतलब जिस मंत्री का कोई लड़का हुआ तो उसको ही वो मंत्री का पद मिला। ठीक है। यह इसमें अव्यवस्था फैल गई। पहले क्या होता था कि राजा ही मंत्री को चुनता था, वही जब चाहता था हटा लेता है, जब चाहता था लगा लेता था। पर राजपूत काल में क्या व्यवस्था हुई कि जो है उसी को, उसी के परिवार को फिर वे चीजें प्राप्त होगी। अब व्यवस्था तो गुप्तकालीन थी। गुप्तकालीन व्यवस्था में अगर
देखे तो प्रांत में जो प्रांत के अधिकारी होते थे पहले, जिसको हम कह रहे थे वो बोलते हैं, पर अब क्या हुआ कि जो प्रांत के अधिकारी भी है तो उनको क्या कहा कि जो राजा के परिवार से लोग थे, ठीक है, जो राजा के परिवार से लोग थे उन्हीं को उन प्रांतों का अधिकारी बनाया गया। मतलब एक तरीके से देखे तो जो हमारी साहूकारी व्यवस्था थी या सीमांत व्यवस्था थी वह लागू हो गई, क्योंकि परिवारवाद इतना हावी हो गया, प्रांतों में भी उन्हीं के परिवार से कोई ना कोई बैठने लगा। अब ये नहीं रहा कि कोई अलग कहीं से लाके बता दे, परिवार के लोगों को अपना प्रांत का कार्य भी सौंपने लगे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, किसी से परेशान हो गया, कोई खुश हुआ तो कोई जागीर प्रथा की रीत चला दी कि या जागीर है, ये इतने बिघे का एरिया है या इतनी बड़ा एरिया है, इसमें 20-30 गांव आते हैं, जागीर बना दी और मैं राजा से खुश हो गया, मैं साक्षी से खुश हो गया और मैंने उसे कह दिया कि इसकी व्यवस्था तुम देखो, तुम्हारा काम। ठीक है, तो एक यानी करती हुए ले आए या चापलूसी की व्यवस्था आ गई, इससे जनता की, क्योंकि ज्यादा में मुझे कोई जागीर मिलेगी तो फिर मैं अपने हिसाब से अपने, अगर मैं मेरा नेचर अच्छा है तो मैं अच्छे काम करूंगा, और अगर मैं दुष्ट प्रवृत्ति का हूं तो मैं उन लोगों का खून भी तो चूसूंगा। तो ये चीजें राजपूत काल में हमारी अगर देखी जाए तो शासन व्यवस्था में बहुत सी कमियां आई। ठीक है, अब सर जी हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारे पास जो आगे क्वेश्चन बनेगा हाँ एग्जाम में, हाँ तो हाँ वो ये बनेगा कि मतलब प्राचीन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए या फिर अब की और प्राचीन व्यवस्था के बीच में तुलनात्मक अध्ययन होगा, या मतलब क्या है? सवाल सीधा सीधा आपका ये बन जाएगा कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसका विकासात्मक वर्णन कीजिए। तो उसका सर विकास, आप हाँ सर फिर तो ये जितने जो वर्ण आप बता रहे हैं या फिर जितने स्टेज बाय स्टेज से जो आपने बताया कि ऐसा चुनाव होता था और गुप्त हाँ काल में ऐसी थी, मौर्य काल में ऐसी थी, तो सर इसके लिए तो या तो हमें बुक प्रोवाइड कराई जाए या फिर हमें इसके लिए हाँ, नोट्स सही दिए जाएं इस टाइप से, वरना हमें तो ऐसा याद नहीं रहेगा। सही 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 बात है। आपको जो हमारे पास सामग्री है उसको स्कैन करा के आपकी मेल पे या व्हाट्सएप नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज हाँ, दी व्हाट्सएप जाएगी। ग्रुप पे डाल दी जाए। ठीक है, तो वो उसमें तो क्योंकि अभी कर्मचारी भी कम आ रहे डिपार्टमेंट में, तो फिर फोटो स्टेट कराने में या स्कैन कराने में समय लगेगा। जैसे कोई आएगा, मैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैं यही भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक। क्योंकि मैं तो इसलिए बता रहा कि ये जरूरी है कि आप सब चीजें जान के चलो। ये तो सब होता रहेगा कि भाई जो सीधी सीधी बात करें तो मैं अपना उसी दूसरे यूनिट के टॉपिक से आपका मुगल कालीन समय शुरू करता। ठीक है, और अब उसको आज के संविधान से जोड़ता, ब्रिटिश काल बीच में है। ये तो दोनों चीजें खुली हुई है उसमें, मुगल काल और ब्रिटिश का, और उसके कैसा हमारा ढांचा है, हमारे सीधे सीधा संवैधानिक ढांचा है, उसे संविधान के अनुसार ही हमारी जो शासन प्रशासन व्यवस्था है वह उससे चलती है। ये तो मानोगे? हाँ ठीक है सर। ठीक है, और इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस एक चीज और बची है इसके बीच में, वो और बता रहा मैं राजपूत से बाद में। बस संतल कालीन जो सुल्तान हुई है कुछ 1206 से लेकर 1526 तक, जब मुगल सबसे पहला मुगल, पीरियड है। हाँ 1506 में, मतलब 26 में कौन आया था मुगल सबसे पहला? बाबर। बाबर। ठीक है, तो वहां तक की व्यवस्था हो रहा है, इसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी जो इसकी व्यवस्था है, राजपूतों की व्यवस्था है, इसमें मतलब एक तरह से जो मतलब जिससे ज्यादा खुश होता था उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता था। व्यवस्था हमारी पुरानी ही है, यहाँ तक भी जितने विभाग बांटे गए थे, जितनी बातें थी वे सब थे, पर वे पद जो विभाग थे, जो उनके मंत्री थे, वे अपना वंशगत हो गए थे, राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री। ठीक है, ग्रामीण स्तरों पर क्योंकि जागीरदारी प्रथा आ गई थी, ये व्यवस्था हो गई थी, तो ग्रामीण स्तरों का महत्व ज्यादा रहा नहीं था।
ये उस समय की व्यवस्था थी। तो अब इसके बाद में जो सुल्तान वाली व्यवस्था आती है, ठीक है, ये क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था मोहम्मद गौरी ने? 1192 में, 1192 में हराया था। उसके बाद में गोली तो चला गया था कुछ दिनों के बाद में। और फिर सबसे पहला सुल्तान कौन बना भारत का? जी सर। सबसे पहला सुल्तान कौन बना भारत का? सर सुल्तान में तो फिर 1526 में बाबर ही आया था। वो सुल्तान नहीं है, उससे पहले सर सुल्तान तो कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, कितने जो 1200 से और 1500 के बीच का पीरियड है, 300 सालों का, इसमें सुल्तान साम्राज्य का है भारत में, जो कि दिल्ली पे कब्जे रहे, ठीक है। और बहुत से, हाँ क्या कौन बना सर पहला सुल्तान? इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, मेरे हिसाब से, मतलब मेरे ध्यान आ रहा, मोहम्मद गोरी तो चला गया था ना, इसको हरा के जी, पृथ्वीराज चौहान को हरा के वो वापस चला गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो या इससे कोई अलग हो, मैं भी सोच नहीं हूँ, पर जो उस दौर की व्यवस्था रही, उस दौर में व्यवस्था यह रही कि वे तो अपनी इच्छा से करते थे जो करते थे, ठीक है, पर काम के लिए कुछ लोगों को अपने साथ रखते थे। कुछ जो महत्वपूर्ण विभाग थे, सेना विभाग या कोष विभाग या फिर कानून व्यवस्था विभाग, उसके लिए वे कुछ ना कुछ अपने अधिकारी रखते थे। पर वे भी जब इच्छा हुई तुझे दे दिया, जब इच्छा हुई गोरों को दे दिया, ठीक है। तो वहां की व्यवस्था भी ये थी कि सुल्तान व्यवस्था में ये 300 साल ऐसे ही रहे भारतीय शासन प्रणाली के, जो उनके मन में आ गया, किसी गांव को उजाड़ने को 1 सेकंड से पहले उजाड़ दिया, किसी को प्रजा की कोई चिंता नहीं थी उस काल में। केवल ये था कि जो मन में आया वो कर लिया और अपनी इच्छा से अधिकारी नियुक्त कर दिया, अपनी इच्छा से किसी को जागीर दे दी, किसी को जिम्मेदारी दे दी, सब कुछ जो उन्हें पसंद आया उसके साथ वे ये कार्य करते रहे, ठीक है। ये हमारी यहाँ तक की व्यवस्था हो गई। और जब हमारी अब मेन जो चीज चलेगी वो मुगल काल से चलेगी। तो सर हम इसमें एक वो भी तो लिख सकते हैं कि आलोचना में कि उस टाइम योग्यता के आधार पर कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनके स्वयं की जिम्मेदारी। सुल्तानकालीन व्यवस्था में और राजपूताना व्यवस्था में, राजपूताना व्यवस्था में व्यवस्था हमारी प्राचीन काल की थी, ठीक, और विभाग भी इतने थे, जैसा कौटिल्य ने बताया था 18 तीर्थ विभागों को, मतलब तीर्थ बोला था, मंत्रालय को उसने तीर्थ बोला था, 18 तीर्थ थे। तो इसी प्रकार उसमें सुधार हुआ, फिर आगे चल के गुप्त काल में और सुधार किया उसने। पर जो हमारी राजपूत कालीन व्यवस्था आई, व्यवस्था ऐसी थी, पर उसमें और विकृति ले आए हुए, वह विकृति ले आए तो वो जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी वह सारी हल गई। तो फिर जो अब विदेशी हमला शुरू हो गया, ठीक है, विदेशी हमला तो पहले भी ज्यादा हुआ, पर इस समय तो राजपूत काल में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से हमले हो गए, जिसमें व्यवस्था फैली और जिसके लिए हारे और वे जीते। और उन्होंने अपनी जो, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था थी वे तो वही व्यवस्था लेकर लागू करेंगे ना जो उनकी व्यवस्था थी। उनकी तो उस समय ये थी कि चलना, कहीं रुकना 10 साल, मारकाट करना, आगे बढ़ना और साम्राज्य को मिलाना, लूट करना। तो ये चीजें देखी जाए तो फिर शासन व्यवस्था तो जो हमारी प्राचीन थी वह यहाँ भंग हो गई पूरी। अब हमारी जो शासन व्यवस्था बनेगी अब मुगल पीरियड से बनेगी। अगर मैं ये कहूं कि राजपूत काल और सल्तनत काल, ये हमारी जो व्यवस्था पुरानी चली आ रही थी उसको तोड़ने में सबसे बड़े कारक रहे। और इसी में ही बहुत जल्दी जल्दी किसी पे कोई लंबा साम्राज्य नहीं रहा। जैसे मौर्य काल बहुत लंबा साम्राज्य रहा, कई साल तक कई वंश चले, गुप्त काल में कई वंश चले, बहुत लंबा साम्राज्य रहा। तो उनमें व्यवस्थाएं बनती है, उनमें अच्छा काम कर रहा तो कोई उसमें सुधार भी होता है। और जो
चला रहा है उसको चलाते भी है, पर जो कोई 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए बन रहा है, तो उसमें व्यवस्था कैसे पनप पाएगी? ठीक। और उसके बाद में फिर ये होता है कि अलग जो संस्कृति वाले लोग आ जाते हैं, अलग संस्कृति हो गई ना, जो विदेशी आएंगे वो हमला करेंगे, उनकी तो हमसे अलग संस्कृति हो गई। अगर वे आ गए, उन्होंने फिर सारी शासन व्यवस्था बदल दी, वे क्यों हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था पर चलेंगे, या उनको क्या जरूरत पड़ी यहाँ की सुधार करने की? ठीक है। तो यहाँ तक का आप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फोटोस्टेट उपलब्ध करा दूं, जेई में भी मुझे मिलेगी हिंदी इंग्लिश में। ठीक है। और मुगल काल से हम बातें करेंगे कल। इसमें कोई बात हो तो या तक आप पूछ लो, मुझे बता दो, मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई उत्तर दे सकूं। ठीक है। और जो ठीक है तो बताओ। नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक है, आराम से। अब ऐसा है कि सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, धीरे धीरे बात करते करते ही कर लेंगे। और कुछ, क्योंकि कुछ चीजें इसमें कौन सरने में भी ले रखी है, तो वे अपने आप ही चीजों को बताएंगे, कुछ ठीक है सर। मैं बताऊंगा। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है, आवाज मेरे हिसाब से आवाज गायब हो गई थी ना बीच में। हाँ जी सर, डिस्प्ले भी स्क्रीन से भी गायब हो गए थे सर, और वॉइस भी नहीं हाँ आ रही तो थी। कोई कनेक्शन की व्यवस्था बदल गई, वाईफाई चलता है ना, तो कभी कभी जी। लाइट चली जाती है, तो लाइट के साथ में ही वो कनेक्शन में चला जाता है। ठीक है। तो मैं यही कह रहा कि भाई, जो है अपना, जो कि आपके सवाल होंगे उन्हें नोट करते रहना, और संभव होगा तो हम अपना उनका उत्तर देंगे, और जो नहीं होगा तो फिर अपने बड़ों से दिलवाएंगे। ठीक है। और अपना खुश रहो, पढ़ो और सुरक्षित रहो। थोड़ा सर ध्यान। कॉलेज क्लास, मतलब ये यूनिवर्सिटी खुलने के भी चांस है या नहीं? भैया देखो, ये तो सरकार की पॉलिसी है, जब तक सरकार नहीं कहने की कैसे खुल जाएगी। सर 1 तारीख का मतलब ये है कि 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और 1 तारीख से एग्जाम भी है सर, नोटिफिकेशन आ गया। हाँ तो एक तो बहाना ये है कि 1 तारीख से एग्जाम है, कि एग्जाम के बाद खोलेंगे, और अच्छा। एग्जाम पूरे सितंबर है। ठीक है। जी सर। और एक ये है कि केंद्र सरकार की क्या गाइडलाइन सर आती हमने है। तो सुना है कि सितंबर में क्लास नहीं चलेगी। चलो वो तो मैं ये कह रहा कि पॉलिसी का अलग हिस्सा है कि सरकारों की, पहले तो केंद्र सरकार अपनी गाइडलाइन जारी करेगी 1-2 दिन में, जब भी करेगी। ठीक ठीक। है सर। उसके बाद में फिर उसको, क्योंकि आपको पता ही है कि जो केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है योगी, उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं कर रहा, जी जी जी। ऐसी की ऐसी वो दे देगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये ठीक। तो वही है कि हम भी चाहते हैं कि आमने सामने बातें हो, क्योंकि ठीक इतने है। बच्चे हैं नहीं क्लासों में कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में कोई परेशानी हो। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ खूब यस अच्छी बन सर। सकती है, जी। बस तुम ही हो, ठीक। ज्यादा ना हो, ठीक है। उसमें तो और कमी है। ठीक है। तो चलो हाँ जी। देखो, समय सब ठीक ठीक है सर, कराएगा। इसके नोट्स डाल देना। ठीक है, मैं डाल दूंगा ठीक 1-2 है दिन सर। में। ठीक। ठीक है। ओके। ठीक है, धन्यवाद ओके सर। सर, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते।